मैं अभी अभी यमदूत बना था और सिर्फ 3 दिनों में ही पूरे पाताललोक का मजाक बन गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी जीवित पत्नी पागलों की तरह मेरे लिए कागज के पैसे जला रही थी। नरक मुद्रा के ढेर पहाड़ बन चुके थे। उसी समय माँ शिव मेरी नाक पर उंगली रखकर बोला, अबे निकम्मे, अपनी बीवी को संभाल। लेकिन जिस दिन स्वयं यमराज प्रकट हुए, कांपते हाथों से मुझे सिगरेट थमाते हुए बोले, भाई मो, पाताललोक का खजाना खाली होने वाला है, क्या तुम हमें थोड़ा उधार दे सकते हो? पूरा नरकलोक एकदम शांत हो गया। मेरा नाम शेनमो है। मुझे मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। मेरी मौत इसलिए हुई क्योंकि सड़क पार करते एक बच्चे को बचाने के चक्कर में मैं एक बेकाबू ट्रक से बुरी तरह टकरा गया था। शायद इसी वजह से मैंने मेंगपो का विस्मृति सूप नहीं पिया और न ही पुनर्जन्म के द्वार में गया। इसके बजाय भूतद्वार रजिस्ट्रेशन कार्यालय में मुझे नौकरी मिल गई। नहपुल पश्चिमी क्षेत्र निरीक्षण विभाग 7वीं श्रेणी का यमदूत। सीधी भाषा में कहूँ तो मेरा काम था भटकती आत्माओं पर नजर रखना ताकि वे कोई उपद्रव न करें। काम तो आरामदायक था, लेकिन सहकर्मियों के रिश्ते बेहद जहरीले थे। ओहो, शेनमो फिर तनख्वाह लेने आया है। काउंटर के पास खड़ा एक बंदर जैसे चेहरे वाला आदमी व्यंग्य से बोला। उसका नाम माशियू था, मेरा सहकर्मी, मुझसे कई दशक पहले मर चुका पुराना भूत। मैंने उसे अनदेखा किया और सीधे वेतन बांटने वाले न्यायाधिकारी के सामने जाकर अपनी कमटी सौंप दी। उसने एक नज़र डाली, दराज खोली और सिर्फ 10 नरक मुद्राएं मेज पर फेंक दीं। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। सर, कहीं गलती तो नहीं हुई? नए यमदूत की तनख्वाह 100 नरक मुद्राएं नहीं होती। उसने पलक तक नहीं झपकाए। सही है, लेकिन इस महीने तुम्हारी कटेगी। क्यों? वह हंसा और मेरी पीठ पीछे इशारा किया। खुद देख लो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दर्जनों विशाल बोरे पूरे कार्यालय में भरे पड़े थे। उन पर लाल स्याही से लिखा था नरक मुद्रा। कुछ बोरों के मुंह खुले थे और रंग बिरंगे नोट बाहर निकल रहे थे। माशियू ताना मारते हुए बोला, तेरी बीवी तो कमाल कर रही है। तू नौकरी पर आया 3 दिन हुए और वो हर दिन पैसे जला रही है। जो नहीं जानता वो समझेगा कि तू नीचे बैंक खोलकर बैठा है। बाकी भूत हंस पड़े। कल नहे पुल पर जाम लग गया था। उसकी बीवी ने इतने कागजी पैसे जलाए कि वांगछुआन नदी तक बंद हो गई। सुना है मेंगपो का सूप पकाना मुश्किल हो गया। मेरा चेहरा उतर गया। छिंगशुए, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी पत्नी लिन छिंगशुए बहुत कोमल स्वभाव की थी। हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे पूरी दुनिया घुमाऊंगा, लेकिन अब मैं मर चुका था। मैं सोच सकता था कि वह कितनी टूट चुकी होगी, लेकिन ये कागजी पैसे जलाने का तरीका बहुत खतरनाक था। माशियू ने जेब से 100 नरक मुद्राओं की गड्डी निकाली और मेरे सामने लहराए। देखा, इसे कहते हैं असली तनख्वाह। फिर उसने उनमें से एक नोट निकालकर न्यायाधिकारी को दिया। लो सर, चाय पानी। न्यायाधिकारी तुरंत मुस्कुराने लगा। मां साहब, आप तो बड़े दयालु हैं। माशियू घमंड से बोला, शेनमो, इंसान हो या भूत, जीना समझदारी से पड़ता है। तेरी बीवी इतना पैसा जला रही है कि पूरा पाताललोक सिर पर उठा हुआ है। ऊपर वाले नाराज हुए तो जिम्मेदारी ले पाएगा। उसने मेरी ओर उंगली उठाए। तुम्हारे सारे पैसे फिलहाल अवैध संपत्ति माने जाएंगे। जब तुम्हारी बीवी जलाना बंद करेगी तब वापस मिलेंगे। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक बाहर अफरा तफरी मच गई। एक छोटा भूत भागता हुआ अंदर आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रिपोर्ट, फिर से ऊपर से भेंट आई है। इस बार 999 ट्रक। पूरा कार्यालय शांत हो गया। सबकी नज़रें मुझ पर टिक गईं। मेरा दिल धक से रह गया। छिंगशुए, तुमने कहीं घर तो नहीं बेच दिया? 999 ट्रक कागजी पैसों का मतलब था पूरा पश्चिमी निरीक्षण विभाग नोटों से भर चुका था। विभागाध्यक्ष, जो आधा गंजा मध्यम उम्र का भूत था, नरक मुद्राओं के ढेर पर बैठा एक के बाद एक सिगरेट पी रहा था। वो आत्मा शांत धूप थी। वह अचानक चिल्लाया, ये आखिर हो क्या रहा है? क्या तुम्हारी बीवी ने यांग जियान की प्रिंटिंग फैक्ट्री लूट ली है? मैं चुप रहा, क्योंकि मैं खुद भी यही जानना चाहता था। माशियू तुरंत आग में घी डालने लगा। सर, इसे सजा मिलनी चाहिए। इसने पूरे पाताललोक की व्यवस्था बिगाड़ दी। बाकी भूत भी चिल्लाने लगे। हाँ, हम काम नहीं कर पा रहे। इसके पुण्य काटो। इसे सड़क साफ करवाने भेजो। विभागाध्यक्ष ने हाथ उठाया। बस चुप। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे पता है तुम नए हो, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी को रोकना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा पाताललोक का वित्तीय तंत्र ढह जाएगा। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं अभी सिर्फ 7वीं श्रेणी का यमदूत हूँ। मेरे पास अपनी पत्नी को सपना भेजने की भी अनुमति नहीं है। और ये सच था। यहाँ कोई आत्मा अगर जीवित दुनिया में दखल देना चाहती थी, चाहे सिर्फ सपना ही क्यों न हो, तो उसके लिए भारी शक्ति चाहिए होती थी। और मैं तो अभी नया भूत था। तभी अचानक एक काले कवच वाला भूत सेनापति जलती नीली आग वाले घोड़े पर सवार होकर विभाग में घुसा। उसकी आभा इतनी भयावह थी कि सभी भूत तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। मैं भी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था।
क्या मेरी वजह से सचमुच यमराज तक मामला पहुंच गया? सेनापति घोड़े से उतरा, चारों ओर देखा और सीधे मेरे सामने आकर रुका। उसकी हत्या जैसी ठंडी आभा मुझे सांस तक नहीं लेने दे रही थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अचानक एक घुटने पर बैठ गया। उसने सम्मान से हाथ जोड़कर कहा, शेन साहब, यमराज आपको बुला रहे हैं। यमराज का महल, मैंने इसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन आज मुझे 8 भूतों वाली पालकी में बैठाकर वहां ले जाया जा रहा था। रास्ते भर भूत सैनिक मुझे मोसाहब कहकर सम्मान दे रहे थे। मैं बेहद असहज महसूस कर रहा था। महल के अंदर पहुंचकर मुझे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जो किसी आधुनिक ऑफिस जैसा था। कमरे के बीचों बीच काले सूट में एक गंभीर मध्यम उम्र का आदमी कंप्यूटर स्क्रीन पर के लाइन ग्राफ देखकर परेशान बैठा था। अगर उसके सिर पर यमराज का मुकुट न होता तो मैं उसे वॉल स्ट्रीट का कोई व्यापारी समझ लेता। सैनिक ने धीरे से कहा, महाराज, मो साहब आ गए। यमराज ने सिर उठाया। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत दौड़कर आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई शेन, आखिर तुम आ गए। मैं अवाक रह गया। महाराज, ये रिश्तेदारी कुछ उल्टी नहीं हो गई? वह हंसा। अरे, इतना औपचारिक मत बनो, मुझे लाओ चिन कहो। उसने मुझे सोफे पर बैठाया और खुद चाय डालकर दी। चाय से काली भाप उठ रही थी। लाओ चिन थोड़े शर्मिंदा अंदाज में बोला, तुम्हारी पत्नी लिन छिंगशुए, वो क्या काम करती है? उसकी अपनी फूलों की दुकान है। लाओ चिन ने गहरी सांस ली। फूलों की दुकान, कितना भयानक व्यवसाय। फिर उसने कंप्यूटर स्क्रीन मेरी ओर घुमा दी। देखो, ये पिछले 3 दिनों में नरक मुद्रा का विनिमय दर है। ग्राफ सीधा नीचे गिर रहा था। तुम्हारी पत्नी ने इतनी बड़ी मात्रा में पैसा भेजा है कि पूरे पाताललोक की अर्थव्यवस्था हिल गई है। भयंकर मुद्रास्फीति हो गई है। पहले मेंगपो का सूप 10 नरक मुद्राओं में मिलता था, अब 100 में भी मुश्किल से मिल रहा है। मैं स्तब्ध रह गया। तो पाताललोक की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी? लाओ चिन ने जेब से मुड़ी तुड़ी सिगरेट निकाली। लो, एक पियो। मैंने मना कर दिया। उसने खुद सुलगाई और लंबा कश लेकर बोला, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम्हारी पत्नी ने जो पैसा भेजा है उसे हमने छुआ तक नहीं। सब तुम्हारे नाम से केंद्रीय नरक बैंक में जमा है, लेकिन फिलहाल पाताललोक का खजाना खाली हो रहा है। उसने मेरी तरफ बेहद ईमानदारी से देखा। क्या तुम हमें थोड़ा उधार दे सकते हो? सरकारी ऋण समझ लो, ब्याज बहुत अच्छा देंगे, यांग जियान के बैंक से भी बेहतर। मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। यमराज मुझसे उधार मांग रहा था। अगर ये बात बाहर फैल गई तो पूरा नरकलोक हिल जाएगा। मैंने लाओ चिन का लगभग रोता हुआ चेहरा देखा और अचानक मुझे माशू की घमंडी शक्ल याद आ गई। एक विचार मेरे दिमाग में कौंधा। मैं पीछे टिक गया और पैर पर पैर चढ़ाकर बोला, उधार देना असंभव नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। लाओ चिन की आंखें चमक उठीं। बोलो, एक क्या? 100 शर्तें मानूंगा। मैं मुस्कुराया। मुझे पद चाहिए, ऐसा पद जिससे मैं कभी भी जीवित दुनिया देख सकूं और अपनी पत्नी को सपने भेज सकूं। लाओ चिन पहले तो चौंका, फिर जोर से अपनी जांघ थपथपाए। बस इतनी सी बात। उसने तुरंत फोन उठाया। हेलो, मानव संसाधन विभाग, मैं चिंगवांग यमराज बोल रहा हूं। अभी इसी वक्त शेन मो को यिनयांग निरीक्षण विभाग का प्रथम श्रेणी अधिकारी नियुक्त करो। फोन रखकर वह हंसा। तो भाई, ये पद ठीक है। मैं स्तब्ध बैठा रह गया। 3 दिन पहले मैं 7वीं श्रेणी का छोटा यमदूत था और आज मैं यमराज का खास आदमी बन चुका था, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे पागलों की तरह प्यार करती थी। किंग शुए, मेरा इंतजार करना। मैंने सुबह किया। मुझे उम्मीद थी। पहले दर्जे के आलीशान काले कॉस्ट्यूम और अधिकारी की टोपी पहनकर जब मैंने हो किया पश्चिमी क्षेत्र गश्ती विभाग में वापस लौटा तो पूरा दफ्तर ही चौपट हो गया। सी झांग सबसे पहले बाहर आया। ये पोशाक देखते ही उसके घुटने लगभग जमीन पर आ गिरे। शेन साहब, उसकी आवाज में कांप थी। उस भूमध्य सागरीय सिर पर पसीने की बूंदें दिख रही थीं। अभी तो मुझे शेन मोक बुला रहा था। मैंने अपने हाथ पीठ पीछे किए, लीडर अंदाज में हल्के से बोला, सी झांग, इतनी औपचारिकता न करें। माशियू अपने कुछ साथियों के साथ आंगन में खड़ा तमाशा देख रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें निकल गईं। मुंह में दबी सिगरेट जमीन पर गिर गई। ये क्या पहन रखा है? कहाँ चुराई ये पोशाक? वह अभी तक हकीकत नहीं समझ पाया था। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि सी झांग से कहा, सी झांग, यमराज ने मुझे यमलोक के वित्तीय भ्रष्टाचार की जांच करने का आदेश दिया है। सभी लेखा जोखा फौरन जब्त किए जाएंगे और मेरे यिनयांग विभाग को सौंपे जाएंगे। साथ ही मुझे शक है कि किसी ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर अधिकारियों के वेतन का गबन किया और सहकर्मियों पर जुल्म ढाए। माशियू, तुम्हारे खिलाफ आरोप है। तुम निलंबित सस्पेंड हो। चलो, मेरे स्पेशल गार्ड्स के साथ चलो। मेरी बात खत्म होते ही मेरे पीछे 2 लंबे 2 मीटर के भूत सैनिक, जिनके दांत निकले हुए थे, आगे बढ़े और माशियू को दोनों हाथों से पकड़ लिया। माशियू का चेहरा सफ़ेद हो गया था। नहीं, ऐसा क्या? तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो?
वह पागलों की तरह छटपटा रहा था, जैसे किसी ने गर्दन पकड़ी हो। मैं बेकसूर हूँ, सी झांग, मुझे बचाओ, सी झांग। सी झांग तो डर के मारे कांप रहा था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, शेन साहब, जैसा आप कहें, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। वही पलटूपन थी। मैंने ठंडी हंसी हंसी। मैं माँ शियू के पास गया, झुककर उसके कान में केवल उतनी आवाज में कहा, भूत बनना और इंसान बनना एक ही बात है, समझदारी चाहिए। अब मेरी समझदारी ठीक है ना? वही वाक्य जो उसने कल मुझे सुनाया था, उसे ही मैं लौटा रहा था। माँ शियू के पूरे शरीर में जोरदार कंपी हुई, उसकी आंखों में भरपूर डर और निराशा थी। मुझसे गलती हुई, शेन साहब। सच में गलती हुई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बचाए। बहुत देर हो चुकी है। ले जाओ, सख्ती से पूछताछ करो। मैंने हाथ हिलाया। भूत सैनिक उस रांड लालची माँ शियू को खींचते हुए दफ्तर के दरवाजे से बाहर ले गए। आसपास के सभी अधिकारी कांप रहे थे, किसी की सांस में ही दम था। ये है सत्ता का स्वाद। मैंने उन लोगों की तरफ और ध्यान न देते हुए सीधे अपने कार्यालय में प्रवेश किया। यिनयांग विशेष निरीक्षक शुआचाशी बनने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा अधिकार मिला, एक बहुत बड़ा क्रिस्टल जो कमरे के बीच में था। इस दर्पण में यांग लोक जीवितों की दुनिया का सब कुछ देखा जा सकता था। मैंने गहरी सांस ली, अपनी यिन ऊर्जा यिन क्यूई को क्रिस्टल में डाला और सोचा, लिन किंग शुए को दिखाओ। दर्पण की सतह हिली और जल्द ही एक परिचित छवि मेरे सामने थी। मेरा घर और मेरी किंग शुए। उसने मेरी पुरानी टी शर्ट पहनी हुई थी, सोफे पर ऐठी बैठी थी, उसकी गोद में हमारी शादी की तस्वीर थी। वह बहुत पतली हो गई थी, उसके पहले के गुलाबी गाल अब फीके पड़ गए थे। कॉफी टेबल पर कागज के पैसों, सोने चांदी के ढेरों के अलावा हाथ से बनाए हुए कागज के घर और कागज की कारें भी रखी थीं। बेवकूफ़ औरत, कितना बदसूरत बनाया है। मेरा दिल जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कसकर दबोच लिया हो, बहुत दर्द हो रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। किंग शुए सतर्क होकर खड़ी हुई, झांकी में से देखा और उसका पूरा शरीर सिहर उठा। उसने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से एक तीखी, कटु आवाज आ रही थी, जैसे नाखून शीशे पर फिरे हों। लिन किंग शुए, दरवाजा खोल। मुझे पता है तू अंदर है। ऐसे कछुआ बनकर नहीं बैठ सकती। ये घर मेरे भतीजे का है, तू एक बाहरी औरत है, किस हक से उसमें बैठी है? मेरी मुट्ठी इतनी जोर से बंद हुई कि नाखून हथेली में धंस गए। ये औरत मेरे पिता की बड़ी बहन है, बचपन से ही तीखी और स्वार्थी। मेरे जीवित रहते ही वह हर दिन खुशामद करने आती थी। मरते ही उसने अपने दांत निकाल लिए। बाहर से एक जवान आदमी की आवाज़ भी आए, बहुत ऊब और गुस्से के साथ, भाभी, तुम जब दिया नहीं तो जी चुप कर लो। माँ सच कह रही है, ये घर मेरे भाई की शादी से पहले की संपत्ति है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। जल्दी निकलो यहाँ से। ये है मेरा छोटा भाई, माँ का भतीजा, जिसका नाम ली फेई है, एक आवारा, अपनी माँ द्वारा बिगाड़कर पाला हुआ बेकार प्राणी। बदमाशों, कहीं के। मेरी आंखें लाल हो गईं। मेरा दिल कर रहा था कि तुरंत यमलोक से बाहर निकलूं और इन माँ बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दूं। दर्पण में किंग शुए ने पूरी ताकत से दरवाज़ा दबाया हुआ था, आंसू चुपचाप बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और एक नंबर मिलाया। हेलो, पुलिस, कोई है? कोई मेरा घर तोड़ रहा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से ज़ोरदार धमाके होने लगे। वे दरवाज़ा तोड़ रहे थे। साली बेहया औरत, बेटा, तोड़ दे दरवाज़ा। आज इसे बाहर निकाल कर ही रहूंगी। बूढ़ी माँ शेन की गालियां नाखूनों के शीशे पर फिरने जैसी चीख रही थीं। लीफेई की गुर्राहट भी गूंज रही थी। लिन किंग शुए, अगर तूने दरवाज़ा नहीं खोला तो भीतर घुसकर तेरी टांगें तोड़ दूंगा। हर धमाका एक हथौड़े की तरह था, जो सीधे मेरे दिल पर पड़ रहा था। दर्पण में किंग शुए डर के मारे दरवाजे के पीछे दुबकी हुई थी, उसका छोटा सा शरीर हवा में पत्ते की तरह कांप रहा था। वह अपने होंठ इतने जोर से दबा रही थी कि खून ही नहीं निकलता, लेकिन उसके गालों पर बहे आंसुओं ने उसका पूरा चेहरा गीला कर दिया था। किंग शुए, मत डरो। किंग शुए, मैं पानी के दर्पण पर चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ उसकी दुनिया में नहीं पहुंच सकती थी। मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि वह दरवाज़ा, जिसे हम दोनों ने मिलकर चुना था, भीषण धक्कों से टेढ़ा होता जा रहा है। दरवाजे के ताले के आसपास का लकड़ी का चूरा झड़ रहा था। गुस्सा और बेबसी दोनों जहर के नाग की तरह मेरे दिल को कुतर रहे थे। पहले दर्जे का अधिकारी था, यमलोक का पहला अमीर था, पर अपनी पत्नी की रक्षा तक नहीं कर सकता था। रुक, शेन मो, रुक। तुझे शांत होना है। मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली। गुस्से से कुछ नहीं होगा। मैं अब यिनयांग विशेष निरीक्षक हूँ, मेरे पास कोई तो उपाय होगा। मैंने अपनी आंखें जोर से खोली, अपने कार्यालय से बाहर भागा और सीधे यमलोक के पुस्तकालय कैंगशुगे की तरफ दौड़ा। यहाँ यमलोक की स्थापना के बाद से सभी ग्रंथ और दस्तावेज रखे जाते थे। मैं ढूंढ रहा था वह तरीका जिससे कोई भूत जीवित दुनिया में हस्तक्षेप कर सके। पुस्तकालय का रखवाला सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा भूत था, आधी नींद में था। मेरे पहले दर्जे के अधिकारी की पोशाक देखकर वह सहमकर खड़ा हो गया। अधिकारी साहब,
आपकी क्या आज्ञा है? यिन यांग के बीच संचार, यिन यांग तोंग तू से संबंधित सभी कागजात चाहिए, तुरंत, फौरन। जी साहब, जी, यहाँ लाइए। बूढ़ा बिना देर किए मुझे पुस्तकालय के अंदर की गहराइयों में ले गया। एक पंक्ति में धूल भरी किताबों की अलमारी के सामने उसने एक भारी, चमड़े से ढकी हुई प्राचीन पुस्तक निकाली। सभी वर्जित पुस्तकें यहाँ हैं। मैंने झपट्टा मारकर वह प्राचीन पुस्तक छीन ली। पन्ने खोले, उन पर लिखे अक्षर खून से लिखे हुए थे, जिनसे एक ठंडी सी दुर्गंध आ रही थी। मैं एक एक शब्द पढ़ता गया। पुनर्जीवन, यांग लोक में प्रवेश, दोबारा जीवित होना, शरीर पर कब्जा करना, भूतों का आक्रमण। ये सभी वर्जित क्रियाएं थीं। हर एक का खामियाजा भारी था। या तो 1000 साल की तपस्या खर्च करनी पड़ती थी, या फिर अनगिनत आत्माओं के ढेर की आवश्यकता होती थी। मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या सच में कोई उपाय नहीं है? मेरा दिल धीरे धीरे डूबता जा रहा था। जब मैं लगभग निराश हो चुका था, तभी मेरी उंगली एक ढीले पन्ने से टकराई, जो किताब की दरार में दबा हुआ था। मैंने बड़ी सावधानी से उसे बाहर निकाला। उस पर बस कुछ ही पंक्तियां लिखी थीं। असीम पुण्य के स्वर्ण प्रकाश गोंगदे जिंगुआंग से अस्थायी शरीर बनाया जा सकता है। जीवितों के सामने प्रकट होकर उन्हें भगाया जा सकता है। स्वर्ण प्रकाश समाप्त होने पर अस्थायी शरीर नष्ट हो जाता है। मैं स्तब्ध रह गया। पुण्य का स्वर्ण प्रकाश गोंगदे जिंगुआंग, वह क्या होता है महोदय? यह नहीं, बूढ़े रखवाले ने कांपती आवाज में कहा। यह प्रसिद्ध पुण्य प्रकटन गोंगदे जियानशेंग है। पुण्य का स्वर्ण प्रकाश वह होता है जो जीवन में बहुत बड़ा पुण्य कार्य करने वालों को मृत्यु के बाद स्वर्ग द्वारा दिया जाता है। यह साधारण पुण्य से 10,000 गुना कीमती होता है। आपने एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दी है, आपके पास निश्चित रूप से यह प्रकाश है। लेकिन ये चीज़ आपके भविष्य में पुनर्जन्म और उन्नति शेंग जी की नींव है। इसे एक बार इस्तेमाल करने का मतलब है अपना भविष्य नष्ट करना। मैंने कागज़ पर लिखी बातें देखीं और फिर क्रिस्टल में किंग शुए का वह फूला हुआ, आंसुओं से भरा चेहरा याद किया। अगर अपनी ही औरत की रक्षा नहीं कर सकता, तो मुझे उस बेकार भविष्य का क्या करना? मुझे बताओ, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अटल संकल्प था। बूढ़ा मेरी निगाहों से डर गया। वह हकलाते हुए बोला, बस उस प्रकाश को जगाना होगा और मन ही मन उस व्यक्ति का नाम जपना होगा जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं। मेरी बात खत्म होते ही मैं घूमा, पुस्तकालय से बाहर भागा, अपने कार्यालय में लौटा। क्रिस्टल में दरवाज़ा अब लगभग गिरने को था। एक भीषण धमाके के साथ दरवाजे का ताला पूरी तरह टूट गया। शेन दागो, बूढ़ी माँ शेन, ली फेई और 2 गुंडे, जिनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी, अंदर घुसे। लिन किंग शुए, अब तू कहाँ भागेगी? किंग शुए चीख पड़ी। वह बिल्कुल निराश होकर पीछे हट रही थी। मैं तुम सबको हमेशा के लिए नर्क योंग शिबू चाओ शेंग में डाल दूंगा। मैंने और देर नहीं की, पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं, अपनी पूरी एकाग्रता लगा दी। जल्द ही मैंने अपनी आत्मा के भीतर एक मंद लेकिन बहुत गर्म सुनहरी रोशनी देखी। यही था पुण्य का स्वर्ण प्रकाश गोंगदे जिंगुआंग। बस अब मेरे शेन मो के नाम से पुण्य के स्वर्ण प्रकाश से मेरी प्यारी पत्नी लिन किंग शुए की रक्षा करो। मैं गरजा, अपनी पूरी इच्छा शक्ति उस प्रकाश पर लगा दी। वह सुनहरी रोशनी तुरंत मेरे भीतर से फूट पड़ी, एक चमकीले प्रवाह में बदल गई, जिसने कार्यालय की छत तोड़ दी। यमलोक के उदास आसमान को चीरता हुआ सीधा यांगलोक जीवितों की दुनिया की ओर बढ़ गई। और मुझे एक भयंकर कमजोरी महसूस हुई। लगा मेरी आत्मा का सार खत्म हो गया है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। यांगलोक, जीवितों की दुनिया, मेरा घर। बदतमीज कहीं का, पुलिस बुलाती है। ली फेई ने झटके से किंग शुए का फोन छीन लिया और जमीन पर दे मारा। स्क्रीन चकनाचूर हो गई। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट थी। वह कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। आज अगर तुझे इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम ली नहीं। क्या देख रहे हो? जल्दी इसके सामान बाहर फेंको। चलो भी, इस घर में तो बहुत बदनामी हुई क्यों है, मैं बाद में झाड़ फूंक कराने वाला हूँ। एक गुंडे ने हाथ बढ़ाकर किंग शुए की बांह पकड़ने की कोशिश की। किंग शुए ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके गालों से आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। उसी समय जैसे ही उस गंदे हाथ ने किंग शुए को छूना चाहा, ज़ज़, पूरे कमरे की लाइटें उन्मादी ढंग से टिमटिमाने लगीं। ज़ज़ की आवाज़ आ रही थी। जो आसमान साफ था, वह अचानक घने काले बादलों से ढक गया। एक तेज, हड्डियों को सिहरा देने वाली हवा अचानक प्रकट हुई। उसने जमीन पर पड़े कागज के पैसों को उड़ा दिया। पूरा घर उनसे भर गया। कमरे का तापमान मानो हिमांक तक जा पहुंचा। क्या हो रहा है? ली फेई घबराकर चारों तरफ देखने लगा। शेन दागू का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया था। क्या बिजली का मीटर उतर गया है? घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, इतना गहरा कि अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ खिड़की से आती घनी धूप से अंदर का सिलहुट मुश्किल से दिख रहा था। शेन दागू ने एक तेज चीख मारी। कौन मेरी गर्दन छू रहा है? माँ, ऐसे मत डराओ मुझे। ली फेई की आवाज़ कांप रही थी।
वे दो गुंडे भी घबरा गए थे। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, लगता है कोई चीज़ है। अंधेरे में एक धीमी, भारी और कर्कश आवाज़ गूंजी, जैसे नर्क की गहराइयों से आ रही हो। सब मेरे यहाँ से निकलो। यह आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अदम्य शक्ति और हड्डियों को सेहरा देने वाली ठंडक थी, जो साफ साफ हर किसी के कानों में पड़ रही थी। एक गुंडे की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। उसने बरसाई की आवाज़ निकाली और मुंह फेर कर भाग गया। दूसरा भी उसी तरह डगमगाता हुआ उसके पीछे चला गया। निकल, निकल आगे। ली फेई ने मन ही मन अपना हौसला बढ़ाने के लिए चिल्लाना शुरू किया। उसे जवाब मिला, कॉफ़ी टेबल पर रखे एक फल के चाकू से। वह चाकू हिलता हुआ अपने आप हवा में उठा। चाकू की धार ली फेई की भौहों के बीच पर आकर ठहर गई। ली फेई डर के मारे बेहाल हो गया। उसके घुटनों तले जमीन खिसक गई। वह फर्श पर जा गिरा। उसकी पैंट तुरंत गीली हो गई। डर से बदहवास हो गया। शेन दागू तो हाँ कहती हुई बेहोश हो गई। फल का चाकू हवा में एक क्षण रुका, फिर शू की आवाज़ के साथ ली फेई की खाल उधेड़ता हुआ उसके सिर के ठीक ऊपर से गुजरा और जोर से उसके पीछे की दीवार में धंस गया। चाकू का हैंडल गूंज गूंज कर कांप रहा था। ली फेई अपने सिर के ऊपर से एक लट उड़ते हुए देख सकता था, एक गर्म तरल पदार्थ खून के साथ। उसकी तो पूरी तरह घिघी बंध गई। वह रेंगता हुआ अपनी बेहोश माँ को खींचता हुआ उस घर से बाहर निकला, जिसने उसकी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। दुनिया में सन्नाटा छा गया। अंधेरे में सिर्फ किंग शुए के सिसकने की आवाज़ थी। वह तेज ठंडी हवा धीरे धीरे कम हुई। सुनहरे प्रकाश की एक मंद, लगभग अदृश्य किरण छत से उतरी और धीरे से किंग शुए के सिर पर जा लगी, जैसे कोई कोमल हाथ उसे सहला रहा हो। किंग शुए का रोना धीरे धीरे कम हुआ। उसे लगा जैसे उसके पास कोई अपना और गर्म एहसास है। शेनमो, उसने आवाज़ लगाई धीरे से, क्या तुम लौट आए हैं न? कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह उस एहसास को महसूस कर सकती थी। उसके पास उसे कभी नहीं छोड़ा। वह मुस्कुरा दी, हंसते हंसते फिर रोने लगी। मुझे पता था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। यमलोक, यमराज की नगरी, यिन यांग विभाग। मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी आत्मा खूंती काटो खाली हो गई है। बहुत कमज़ोर महसूस हो रहा था। पुस्तकालय का रखवाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, चिंतित चेहरे के साथ मेरे पास बैठा था। महोदय, आपको होश आया? क्या मैं सफल हुआ? हाँ महोदय, सफल हुए, बूढ़े ने कहा। मैंने अभी अभी जादुई दर्पण फाजिंग से देखा। आप यांग लोक में प्रकट हुए, बड़े ही प्रतापी और प्रभावशाली, और उन सब बदमाशों को भगा दिया। मैंने राहत की सांस ली। मैं संघर्ष करके उठने की कोशिश करने लगा। महोदय, आप मत उठिए, बूढ़े ने मना किया। आपने अपने 70% पुण्य प्रकाश गोंग दे जिंगुआन का क्षरण कर लिया है। आपकी आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। अब आपको पूरा आराम करना चाहिए। 70%, मैंने मन ही मन मुस्कराते हुए सोचा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन किंग शुए सुरक्षित है तो सब कुछ ठीक है। बूढ़ा बोला, महोदय, यमराज महाराज को पता चला है। उन्होंने अभी अभी 10 बोतल आत्मा स्थिरता मोती पाउडर हुंतीबी गुवान भेजी है और कहा है कि पहले आप इससे दवा करें, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने उसकी बात मान ली। बूढ़े ने दवा की शीशी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे लिया, खोला और सूंघा। शीशी से बहुत शुद्ध यिन ऊर्जा, यिन क्यूई की खुशबू आ रही थी। ये लाओ किन, बूढ़ा किन यानी यमराज भी बहुत चालाक है। मैंने एक गोली निगल ली। एक गर्म धारा तुरंत मेरे पूरे शरीर में फैल गई। आत्मा की कमजोरी तुरंत कम हो गई। मैं क्रिस्टल के पास गया। दर्पण में किंग शुए सो गई थी। वह सोफे पर ही सो रही थी। उसकी गोद में हमारी शादी की तस्वीर थी। उसकी आंख के कोने पर अभी भी आंसू सूखे नहीं थे, लेकिन उसके होठों पर एक निश्चिंत मुस्कान थी। बेवकूफ़ औरत, सोफे पर सोने से बीमार हो जाएगी। मैंने अचेतन में उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां केवल ठंडे दर्पण की सतह से गुजर सकती थीं। हमारे बीच कोई अतिक्रमण न कर सके ऐसी दीवार थी। महोदय, पुण्य प्रकटन गोंग दे जियान शेंग हमेशा का उपाय नहीं है। अगर आप वास्तव में स्वामिनी फू रेन की पूरी रक्षा करना चाहते हैं, तो आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मैंने सिर हिलाया, मैं जानता हूँ। इस बार तो डराकर भगा दिया, लेकिन वह माँ बेटा लालची हैं, वे चुप नहीं बैठेंगे। मुझे कोई ऐसा स्थायी उपाय सोचना था। क्या यमलोक में ऐसा कोई जादू पाशु है जिससे यांग लोक के दुष्टों का पैसा तबाह हो जाए या उन पर आपदा आए? बूढ़े ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, एक तो बदकिस्मती का तावीज़ में यूनफूक नाम की चीज़ है। यह विशेष रूप से यांग लोक के दुष्टों को दंडित करने के लिए है। बस उस दुष्ट का जन्म का 8 अक्षर चेन चेन बाजी उस तावीज़ पर लिखा जाए और फिर पुण्य से प्रज्वलित किया जाए तो उस पर बदकिस्मती की बारिश हो जाती है। हल्के में धन हानि, भारी में खून का खतरा। शू गुआंग ज़े शू, मेरी आंखें चमक उठीं। ये कहाँ मिलेगा? यह आमतौर पर दंड विभाग शिंगफासी के अधीन होता है, बहुत सख्त नियंत्रण में। आमभूत अधिकारी तो इसके पास नहीं भटक सकते। दंड विभाग, मुझे वहां ले चलो। जी महोदय, कृपया मेरे साथ चलिए। दंड विभाग शिंगफासी यमलोक का सबसे डरावना विभाग था।
यहाँ वे दुष्ट भूत बंद थे जिन्होंने यांगलोक में बहुत बड़े पाप किए थे और मरने के बाद उन्हें नर्क में डाला गया था। मैं दरवाजे पर ही पहुंचा था कि अंदर से दर्दनाक चीखों की आवाजें आ रही थीं। दंड विभाग के प्रमुख सी झांग एक घनी दाढ़ी वाला, आंख पर पट्टी बांधे हुए तगड़ा भूत था जिसके शरीर से हिंसा की लपटें उठ रही थीं। उसने मुझे देखते ही केवल हल्के से मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। उसका रवैया थोड़ा रूखा था। शेन साहब, किस काम से आना हुआ? मुझे कुछ बदकिस्मती तावीज़ में यूनफू चाहिए। एक आंख वाले प्रमुख की आंखें सिकुड़ गईं। बदकिस्मती तावीज़? ये यमलोक की बहुमूल्य चीज़ है, इसे यूं ही नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। इसके लिए यमराज का आदेश पत्र लिंक चाहिए और दंडित किए जाने वाले व्यक्ति और कारण का विस्तृत लेखा जोखा चाहिए। वह मुझे नियमों का पाठ पढ़ा रहा था। मैं मुस्कुरा दिया। प्रमुख जी सी झांग, मैंने सुना है आपका बेटा वांग जी चेंग भूली हुई आत्माओं का शहर में तैनात है। हाल ही में उसे कुछ परेशानियां हो रही हैं। शेन साहब, आपका क्या मतलब है? कुछ खास नहीं, बस लगता है कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। वांग जी चेंग जैसी छोटी जगह पर रहकर उसकी योग्यता बर्बाद हो रही है। मेरे यिन यांग विभाग यिन यांग सीख में एक उपनेता फूशु का पद खाली है। आपका क्या ख्याल है? यह एक खुला सौदा था। एक आंख वाला प्रमुख मूर्ख भूत नहीं था। उसने मुझे बहुत देर तक देखा। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं और आखिरकार उसने दांतों से कहा, शेन साहब, अंदर चलिए। मुझे 10 बदकिस्मती तावीज़ मिल गए। हर एक पर बदरंग काली रोशनी चमक रही थी और उस पर भूतों के खून से बने विकृत अक्षर थे। एक आंख वाला प्रमुख खुद मुझे दंड विभाग के दरवाजे तक छोड़ने आया। उसका रवैया पहले से कहीं ज्यादा आदरपूर्ण था। मैंने सिर हिलाया। ये सौदा मान लिया। यमलोक भी यांग लोक की तरह है, रिश्ते नाते और चालाकी हर जगह है। अपने यिन यांग विभाग में लौटकर मैंने तुरंत कलम दावात बियान उठाए। शेन दागो और ली फेई की जन्म की 8 अक्षर शेन चेनबाजी 2 बदकिस्मती तावीज़ों पर लिख दी। मुझे बिल्कुल सही याद थी, जब मैं छोटा था और मेरी माँ जीवित थी तो हर नए साल पर वह ये 8 अक्षर दोहराती थीं। लिखने के बाद मैंने अपनी बची खुची यिन ऊर्जा यिन दे को तावीज़ में प्रवाहित की। तावीज़ बिना आग के जलने लगे, 2 काली लपटों में बदल गए और तुरंत ही हवा में गायब हो गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जीबान शी बायन ने गला साफ किया। मामूली विश्वास चिन्ह, इसके बारे में क्या बात करनी है? मो सर, बेझिझक इसे ले लीजिए। इसके साथ ही 10 यंग शुआई नरक के सेनापतियों के सभी विश्वास चिन्ह एकत्रित हो गए। मध्य शरद ऋतु समारोह जोंग्युआन जिए की रात मैं नरकलोक के सबसे ऊंचे जियांग जियांग दर्शक मंच पर खड़ा था। मेरे पैरों के नीचे एक विशाल जादुई चक्र था जो अनगिनत मिंग बिलों, नरकीय मुद्रा और कीमती सामग्रियों से बनाया गया था। 10 विश्वास चिन्ह मेरे शरीर के चारों ओर तैर रहे थे, जो शक्तिशाली यिन ऊर्जा, नरकीय ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे। यांग वांग, नरक का राजा, और लाओ किन, बूढ़े किन, मेरे बगल में खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे। मो भाई, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? ये दरवाजा खुलते ही 9 जीवनों में से एक में भी बचने की संभावना नहीं है। मैंने यांग दुनिया, जीवितों की दुनिया की ओर देखा, जहां मेरी एकमात्र चिंता थी। लाओकिन, अगर मैं वापस नहीं आया तो उसकी देखभाल करना मत भूलना। मैंने गहरी सांस ली और जादुई चक्र के केंद्र में प्रवेश किया। मैंने अपने शरीर के भीतर मौजूद सारी संपत्ति और जादुई शक्ति को एक ही बार में चक्र में डाल दिया। बूम! पूरा नरकलोक हिल गया। चक्र से एक काला प्रकाश स्तंभ निकला जो आकाश और धरती को जोड़ रहा था, और उसने यिन और यांग, मृतकों और जीवितों के बीच की दीवार में एक दरार को जबरदस्ती फाड़ दिया। उस दरार के दूसरी तरफ मेरे घर का लिविंग रूम था। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने फिर से क्रिस्टल दर्शन कांच की ओर देखा। यांग दुनिया, जीवितों की दुनिया। लीफेई अपनी मां शेन दागो को, जो अभी अभी अस्पताल से होश में आई थी, अस्पताल के बाहर ले जा रहा था। शेन दागो के सिर पर अभी भी पट्टी बंधी थी और वह गालियां दे रही थी। बेटा, वह घर शहर के बीचों बीच एक बड़ा फ्लैट है। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ युआन है। क्या हम बस ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। लानत है उस लिन जिंगज्यू को, उसने निश्चित रूप से भूत प्रेतों का डर दिखाकर हमें डराया है। बेटा, तुम डरो मत। मैं कल एक सबसे शक्तिशाली तांत्रिक को ढूंढूंगी और उस छोटी दुष्ट औरत को बाहर निकलवाऊंगी। ठीक उसी समय लीफेई का फोन बजा। उसने देखा, यह एक अपरिचित नंबर था। हेलो, कौन? क्या ये श्री लीफेई हैं? मैं आपके लेनदार की ओर से बोल रहा हूँ। आप पर जो बकाया है वह आज ही चुकानी होगी। क्या? मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं? तो फिर अपना हाथ गिरवी रख दो। हमारे लोग पहले ही आपके घर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। नहीं भाई, मैं अभी चुकाता हूँ। लीफेई डर से बौखला गया। उसने फोन रखा और आग बबूला हो गया। माँ, अब क्या होगा? पैसे वाले आ गए। बकवास मत कर, जल्दी से पैसे का कुछ इंतजाम कर। माँ बेटा अभी इधर उधर भाग ही रहे थे कि एक बेकाबू पानी छिड़कने वाला ट्रक, स्प्रिंकलर ट्रक, अचानक गली के कोने से निकला और सीधे उनकी ओर बढ़ चला। ट्रक तेज आवाज करता हुआ आ रहा था। लीफेई चिल्लाया और लोटपोट होकर किसी तरह बचा।
लेकिन शेन दागू इतनी भाग्यशाली नहीं थी। ट्रक के छिड़काव वाले पानी ने उसे सिर से पैर तक भिगो दिया। इससे भी बदतर, उसका पैर फिसल गया और वह सड़क किनारे एक स्टॉल पर बैठ गई जहां स्टिक टोफू चाउ चाउ टोफू तल रहा था। गरम तेल का कड़ाहा पलट गया और उसकी एक टांग पर गिर गया। शेन दागू ने नरक के समान चीख निकाली। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मच गई। मैंने क्रिस्टल में ये तमाशा देखा, मेरे दिल में कोई दया नहीं थी। ये तो केवल शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में शेन दागो और ली फेई की माँ बेटी ने गहरे अनुभव किया कि पानी पीते हुए भी दांत में चोट लगना क्या होता है। शेन दागू के पैर जल गए और वह अस्पताल में भर्ती हो गई। फिर चिकित्सीय लापरवाही के कारण उसके घाव में संक्रमण हो गया, जिससे उसका पैर कटने एम्पुटेशन तक आ गया। ली फेई ने जुआ का कर्ज चुकाने के लिए अपनी पुरानी स्पोर्ट्स कार बेचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अपने आवासीय समुदाय से बाहर निकला, उसकी टक्कर एक गोबर सीवेज ट्रक से हो गई। कार तो बर्बाद हो गई, लेकिन वह बच गया, हालांकि वह सीवेज उर्वरक से सराबोर हो गया। वह बैंक गया तो एटीएम ने उसका कार्ड निगल लिया। उसने खाना ऑर्डर किया तो या तो गलत पते पर डिलीवर हुआ या उसमें से तिलचट्टे निकले। यहाँ तक कि सड़क पर चलते हुए ऊपर से गिरते हुए गमले ने उसके सिर पर प्रहार किया। हालांकि वह प्लास्टिक का गमला था, फिर भी उसका सिर फट गया और खून निकल आया। केवल 3 दिनों में माँ बेटे ने इतनी परेशानी झेली कि वे थक कर चूर हो गए और बदहाल हो गए। उन्हें अंततः एहसास हुआ कि वे किसी अपवित्र चीज भूत प्रेत से ग्रसित हो गए हैं। उनमें फिर से जिंगज्यू को परेशान करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अपने ऊपर आ रही लगातार विपत्तियों से निपटने में ही उनकी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। नर्कलोक यांग दुनिया के मामले कुछ समय के लिए रुक गए, लेकिन नर्कलोक में फिर से उथल पुथल मच गई। मैंने भगवान यामा से उधार लिए पैसे और मेरी पत्नी द्वारा लगातार जलाए जा रहे ढेरों कागजी पैसों का उपयोग करके नर्कलोक में निवेश करना शुरू कर दिया। मैंने वांगचुवान नदी पर नाव सेवा व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया, नाई ब्रिज भूलने के पुल के टोल पर एकाधिकार कर लिया और मेंगपो सूप पुनर्जन्म से पहले दिया जाने वाला सूप के अनन्य नुस्खे में हिस्सेदारी खरीद ली। मेरी संपत्ति स्नोबॉल की तरह बढ़ती गई। नर्कलोक में मेरा दर्जा भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि ब्लैक एंड व्हाइट एमिसरीज बाई वू चांग और हेई वू चांग को भी मुझसे मिलने पर आदरपूर्वक मोसर कहना पड़ता था। यमराज शी डियान की बैठकों में मेरे लिए एक सीट आरक्षित रहती थी। मैं नर्कलोक का वास्तविक धन का देवता सीएई शेन बन गया था। लेकिन मेरी चिंता भी बढ़ गई। जिंगज्यू अभी भी मेरे लिए कागज के पैसे जला रही थी। हालांकि संख्या पहले से कम थी, फिर भी यह एक बड़ी राशि थी। उस दिन लाओ किंट बूढ़े किंट ने मुझे फिर से अपने कार्यालय बुलाया। उसने मुझे एक रिपोर्ट दी। ये नर्कलोक का नवीनतम जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक है, फिर से बढ़ गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नर्कलोक में वास्तव में आर्थिक संकट आ जाएगा। मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने सपने में संदेश देने की कोशिश की, लेकिन हर बार जिंगज्यू सोचती है कि मैं वहाँ नरक में अच्छी स्थिति में नहीं हूँ और मुझे पैसों की कमी है, इसलिए अगले दिन वह और भी अधिक जला देती है। यह एक सुखद परेशानी है। लाओकिन ने आह भरी। गांठ बांधने वाला ही उसे खोल सकता है। उसने गहरी नज़रों से मेरी ओर देखा। लू भाई मो भाई, शायद एक तरीका है जिससे तुम वास्तव में उससे एक बार मिल सकते हो। मेरा दिल धड़का। क्या तरीका? लाओकिन खिड़की के पास गया और नर्कलोक के धुंधले आकाश को देखा। हर साल 15 जुलाई चंद्र कैलेंडर के अनुसार को जोंग युआनजिए भूत समारोह के दिन भूतों का दरवाजा गुई मिंग गुवान थोड़े समय के लिए खुलता है। उस समय यिन यांग का क्रम अस्थायी रूप से ढीला हो जाता है। यदि तुम उस दिन 10 यंग शुआई नरक के सेनापतियों के विश्वास चिन्ह एकत्र कर सकते हो और अपनी अद्वितीय वित्तीय शक्ति का उपयोग कर सकते हो, तो शायद तुम एक विशेष मार्ग खोल सकते हो जिससे तुम थोड़े समय के लिए यांग दुनिया में लौट सकते हो। हुआन यांग, हुआन यांग, यांग दुनिया में लौटना, ये दो शब्द मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधे। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच। लाओकिन मुड़ा और गंभीरता से मेरी ओर देखा। लेकिन 10 यंग शुआई में से प्रत्येक अभिमानी और अवज्ञाकारी है। उनके विश्वास चिन्ह प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा यिन यांग को उल्टने पर निश्चित रूप से स्वर्गीय दंत तियान कियान मिलेगा। भले ही तुम केवल एक धूप जलने के समय के लिए ही यांग में लौट सको, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी आत्मा का विखंडन और विनाश फूनफीपोसेंट भी हो सकती है। मैं चुप हो गया। फूनफीपोसेंट, आत्मा का विखंडन और विनाश का अर्थ था शाश्वत मृत्यु, पुनर्जन्म के चक्र का भी कोई अवसर नहीं। क्या यह इसके लायक था? धूप जलने भर के मिलन के लिए राख हो जाने की कीमत चुकानी। मेरे दिमाग में जिंगज्यू का वह चेहरा आया जो आंसुओं के निशान के साथ मुस्कुरा रहा था। वह तस्वीर आई जब वह सोफे पर सिमटकर हमारी शादी की तस्वीर को छाती से लगाए बैठी थी, अकेली। मैंने सिर उठाया, नजरें दृढ़ थीं। मुझे बताओ, ये 10 यंग शुआई कहाँ मिलेंगे? मध्य शरद ऋतु समारोह में केवल 3 दिन बचे थे। मुझे इन 3 दिनों के भीतर 10 यंग शुआई के सभी विश्वास चिन्ह एकत्र करने थे। वे थे
गुई वांग भूत राजा, री युग दिन भ्रमण करता, ये युग रात भ्रमण करता, वू चांग अशुभ संदेशवाहक, नियूटू बैल का सिर, मामियान घोड़े का चेहरा, बाओ वेई नियाओ जुई पक्षी की चोंच, यू साई हुआंग फैंग तेज हवा। ये यंग शुआई सेनापति नरकलोक के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का प्रबंधन करते थे। उनमें से प्रत्येक के पास अधिकार था और वे स्वभाव से विचित्र अनुभवी पुराने हाथ लाओ यूटियाओ थे। उनसे विश्वास चिन्ह लेना आसमान पर थूकने मुश्किल के समान था। लेकिन मेरे पास मेरा तरीका था। पहले मैं नियूटू बैल का सिर और मामियान घोड़े का चेहरा के पास गया, जो नरकलोक के परिवहन के प्रभारी थे। उनका विश्वास चिन्ह उनके हाथों में आत्माओं को बांधने वाली जंजीर गो हुनसुओ थी। मैंने उनसे कोई बकवास नहीं की और सीधे उनके सामने नरकलोक के ऊंचे पुलों के निर्माण की योजना रख दी। दोनों बड़े भाइयों, वांगचुवान नदी पर हर दिन जाम लगता है, जिससे हमारे नरकलोक के जीडीपी पर असर पड़ता है। मैं नाई ब्रिज से सीधे पुनर्जन्म विभाग तक 18 लेने वाला नदी पार पुल बनाने के लिए 10 बिलियन मिंगबिल नरकीय मुद्रा का निवेश करने की योजना बना रहा हूँ। ये पुल तुम दोनों भाइयों को देखना है। परियोजना के लिए धन तुम दोनों जैसा उचित समझो इस्तेमाल कर सकते हो। नियूटू और मामियान ने उस डिज़ाइन को देखा जिसमें ऊंचे पुल और चक्कर लगाती सड़कें फ्लाईओवर बनी थी। उनके मुंह से लार टपकने लगी। उन्होंने तुरंत अपनी जंजीरें मुझे थमा दीं। दूसरे, मैं री युग दिन भ्रमण करता और ये युग रात भ्रमण करता के पास गया, जो खुफिया सूचना के प्रभारी थे। उनका विश्वास चिन्ह क्षुन यू लिंक दिन और रात में मनुष्यों के अच्छे बुरे कर्मों को रिकॉर्ड करने वाला आदेश था। मैंने उनमें से प्रत्येक को एक नवीनतम मॉडल का गुई में भूत आकर्षक मेट एक्सएस फोन दिया, जो सीधे यांग दुनिया के इंटरनेट से जुड़ सकता था, जिससे वे शॉर्ट वीडियो देख सकते थे और गेम खेल सकते थे। अब पैर घिसने की जरूरत नहीं, सीधे ऑनलाइन निगरानी कर सकते हो। री और ये ने नए फ़ोन पाकर उनसे मोहब्बत कर ली। क्षुन यू लिंग हाथ लग गया। इसके बाद मैं बाओ वेई, नियाओ जुई, यू साई हुआंग फैंग के पास गया, जो दंड विभाग के प्रभारी थे। ये चारों सख्त दिमाग के थे, जिन्हें किसी भी बात से खरीदा या बहकाया नहीं जा सकता था। मैं सीधे उनके वरिष्ठ अधिकारी डू यान सी झांग, एक आंख वाले सेक्शन प्रमुख के पास गया। सी झांग सेक्शन प्रमुख, आपके बेटे को मेरे यिन यांग विभाग में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। डू यान सी झांग तुरंत मेरा संकेत समझ गया। शाम होते होते वह चारों नाक चेहरे सूजे हुए यंग शुआए और उनके विश्वास चिन्ह लेकर मेरे कार्यालय में आया। अंत में केवल सबसे मुश्किल बाई वू चांग सफ़ेद अशुभ संदेशवाहक, फैन वू जियू और ही वू चांग काले अशुभ संदेशवाहक जीबान बचे थे। ये दोनों भगवान यामा के दाएं बाएं हाथ थे, नरकलोक के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति। मैं स्वयं उनके आवास पर गया। वे दोनों शतरंज खेल रहे थे और मेरी ओर ध्यान तक नहीं दिया। शेन महोदय, बिना किसी काम के यहाँ नहीं आते। जल्दी कहो, क्या कहना है? मैं मुस्कुराया और अपनी छाती से 2 चीज़ें निकालकर शतरंज की बिसात पर रख दीं। बाईं ओर नरकलोक के केंद्रीय व्यापार जिले का भूमि पट्टा जमीन की पट्टा था और दाईं ओर मेंगपो सूप का बेहतर नुस्खा था, जिसमें मिल्क कैप और मोती टैपियोका बॉब्स मिलाकर जमाने के अनुसार बदला गया था। ये दोनों सर लोगों के लिए उपहार है। व्यापारिक जिले में दोनों सर एक मिल्क टी दूध वाली चाय की दुकान खोल सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ व्यापार बहुत अच्छा होगा, दिन में ढेर सारा पैसा आएगा। यह मिल्क टी का नुस्खा तकनीकी भागीदारी इक्विटी के रूप में है। फैन वू जियू ने उस भूमि पट्टे को देखा, उसकी सांसें भारी हो गईं। जीबान ने मिल्क टी का नुस्खा उठाया, उसकी आंखों में व्यावसायिक अवसर नामक चमक चमक रही थी।